चैप्टर जो है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम से है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। फिज़िक्स की वो शाख, वो ब्रांच जिसमें हम सॉलिड मटेरियल्स की नेचर और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं, इसको हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के शुरू में इंट्रोडक्शन में वो लिखता है कि हम इस चैप्टर के अंदर जो है सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी, उनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि सॉलिड मटेरियल्स कौन से कंडक्टर होते हैं, कौन से इंसुलेटर होते हैं, कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखेंगे कौन से मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाए, कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिनसे परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है और कौन से ऐसे हैं जो टेम्परेरी तौर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो उसके साथ साथ जो है मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कौन से मटेरियल मोर इलास्टिक हैं, कौन से लेस इलास्टिक हैं, उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। और शुरू में एक वर्ड मालेबिलिटी जो है वो यूज़ किया गया है। मालेबिलिटी का मतलब होता है किसी मटेरियल को कूट के एक शेप से दूसरी शेप में ढालना। तो हम मटेरियल की इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जब हमारा इस जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो लेक्चर है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। इसमें सबसे पहले है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर पैदा होने वाली डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बिगाड़। वो कह रहा है फर्ज करें हमारे पास ये एक बॉल है और हम इस बॉल को हाथ के अंदर पकड़कर जो है वो स्क्वीज कर देते हैं, और जब हम इसको स्क्वीज का मतलब होता है जकड़ देना, जब हम इसको जकड़ देते हैं तो इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। देखिए हम सारी साइड्स पे फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉल जो है यहाँ पर देखें इसका वॉल्यूम ज़्यादा दिखाया गया है और यहाँ पर ये बॉल थोड़ी छोटी दिखाई गई है, इसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज़ हो गया है। जब हम ये फोर्स लगाना इसके ऊपर छोड़ देंगे तो ये दोबारा अपनी उसी शेप के ऊपर यानी उसी साइज़ के ऊपर वापस आ जाएगी। इसी तरह अगर हमारे दोनों हाथों के अंदर एक रबड़ के दो एंड्स हैं, यानी हमने रबड़ को दोनों हाथों के अंदर पकड़ा हुआ है और हम अपने हाथों का दरमियानी फासला बढ़ाते हैं, तो उस रबड़ की लेंथ, यानी सिंपल वर्ड्स में कह लें कि हम रबड़ को पकड़कर खींचते हैं दोनों हाथों से, तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसके अंदर एक्सटेंशन उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उस रबड़ के अंदर एक्सटेंशन उतनी कम प्रोड्यूस होगी। तो जो एक्सटेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। फिर इसके साथ वो कह रहा है ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि द एटम्स दीज एटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। नॉर्मली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर ये एटम्स जो होते हैं वो जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस के ऊपर होते हैं, और जब हम विच डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स बिटवीन देम, और इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है इनकी इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस के ऊपर। कोहेसिव फोर्स आपने पढ़ा था, सिमिलर नेचर के एटम्स के दरमियान लगने वाली जो फोर्स है, जोड़ने के लिए लगने वाली फोर्स, उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। या कह लें कि सेम नेचर के एटम्स को एक दूसरे से जोड़ने वाली जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। अच्छा, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन सच अ बॉडी, जब इस तरह की बॉडी के ऊपर एक बैरूनी फोर्स लगाई जाती है, ए distortion results because of the displacement of the atoms from their mean position or equilibrium position, and the body is said to be in the state of the stress. तो जब कोई बैरूनी फोर्स लगाई जाती है तो होता क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अपने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, और जब जो है वो एक्सटर्नल फोर्स हटा दी जाती है तो वो मॉलिक्यूल्स दोबारा अपनी एक्चुअल पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। जिस तरह के यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखाया गया है, ये एक यूनिट सेल है और आप देख सकते हैं ये यूनिट सेल के अंदर ये एटम्स अपने जो है
वो मीन पोजीशंस के ऊपर हैं। जब इसको स्ट्रेच किया गया दोनों तरफ तो ये मीन पोजीशन से स्ट्रेच हो गए इस तरह। ये इनकी जो रिलैक्स स्टेट के अंदर पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस के अंदर, और ये स्ट्रेचिंग कंडीशन के अंदर इनकी पोजीशन है। तो इन्होंने अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया आउटवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर देखें इसी यूनिट सेल में जो एटम्स हैं, जब इनको कंप्रेस किया गया तो इस वक्त भी इन्होंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ये इनवर्ड डायरेक्शन में, और आप देख सकते हैं। तो ये जब हम फोर्स लगानी छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर आ जाएंगे, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, जिससे कोई मटेरियल दोबारा अपनी जो है वो इनिशियल शेप को हासिल कर ले, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी है? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को हासिल कर लेती है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, और ये बात भी याद रखिएगा, इलास्टिसिटी जो होती है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है, आर्जी डिफॉर्मेशन होती है। अगर हम जो है वो बॉडी के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स हटा दें तो बॉडी दोबारा इनिशियल स्टेट को, इनिशियल पोजीशन को हासिल कर लेती है। ये इलास्टिसिटी की वजह से ही होता है। और प्लास्टिसिटी कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन को, यानी बॉडी मुस्तकिल तौर पर बिगड़ जाए, वो दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस ना आ सके। आपने देखा होगा बाज़ मेटल वायर्स ऐसी होती हैं, अगर हम उनको बेंड कर दें तो आम तौर पे एक मेटल वायर जो है उसको अगर हम बेंड कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, फ़र्ज़ करें 90 डिग्रीज पे हम उसको बेंड कर देते हैं, तो वो दोबारा अपनी इनिशियल शेप को वापस हासिल नहीं कर पाती। इसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब इसमें कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़नी हैं। एक तो स्ट्रेस है, दूसरी स्ट्रेन है। स्ट्रेस के बारे में आपने जो है वो पढ़ा था कि स्ट्रेस जो है द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी एंड चेंज लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ऐसी फोर्स जो बॉडी के यूनिट एरिया पे अमल करती है और क्या करती है, बॉडी की शेप को, उसके वॉल्यूम को या उसकी लेंथ को जो है वो चेंज कर देती है, तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। The force applied on the unit area to produce any change in length, any change in shape, volume or length of the body is called stress. मैथमेटिकली स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा बराबर किसके है? ये फोर्स ओवर एरिया के बराबर है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो स्ट्रेस है इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है, ये आपने जहन में रखना है। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल प्रेशर की डायमेंशंस के बराबर होंगी। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने प्रेशर की डायमेंशंस पढ़ी थी, तो ये प्रेशर की डायमेंशंस के बराबर होंगी। तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर हमने पढ़ा था। और ये बात याद रखिएगा कि जो डायमेंशंस होती हैं स्ट्रेस की, प्रेशर की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, कांस्टेंट ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन और एनर्जी डेंसिटी, ये क्वांटिटीज़ जो मैं बता रहा हूँ इनको आप लोग लिख लेंगे। इन सब की डायमेंशन सेम होती हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुने। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कांस्टेंट ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन और उसके साथ एनर्जी डेंसिटी, इन सब की डायमेंशन सेम होती हैं। फोर्स का बेस यूनिट आपको पता है, वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स बराबर होती है F इक्वल्स टू ma, और m की जगह पर तो आ जाएगा किलोग्राम, और जो a है एक्सेलरेशन, उसकी जगह पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और ओवर में एरिया स्क्वायर है, तो सॉरी एरिया है, तो ये मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर कट गया, तो स्ट्रेस का जो बेस यूनिट हमारे पास आया है, स्ट्रेस का यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो वो केजी, और ये वाला मीटर ऊपर लेकर जाएं, ये जो नीचे मीटर है ये वाला, ये मीटर इसको ऊपर लेके जाएं, मीटर इनवर्स बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर
इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। डायमेंशन अगर आप स्ट्रेस की लिखना चाहें तो ये बराबर हो जाएगी, किलोग्राम की जगह पर किलोग्राम मैस का यूनिट है, कैपिटल एम आ जाएगा डायमेंशंस लिखते वक्त, और मीटर लेंथ का यूनिट है, कैपिटल एल आ जाएगा लेंथ की वजह से, ऊपर इनवर्स है पावर वैसे लिख दी। सेकंड टाइम का यूनिट है तो इसकी डायमेंशन लिखते वक्त कैपिटल टी लिख देंगे, और इनवर्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं स्ट्रेस की। प्रेशर की भी यही डायमेंशंस हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आज हम पढ़ेंगे, उनकी भी यही डायमेंशंस हैं, एनर्जी डेंसिटी की भी, और उसके साथ साथ कांस्टेंट ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। ये जो क्वांटिटीज़ मैंने बताई इन सब की डायमेंशन सेम होती हैं। अच्छा, प्रेशर जो है वो हमेशा कंप्रेसिव होता है, और प्रेशर को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर में लगने वाली फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है, स्ट्रेस में लगने वाली फोर्स हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर नहीं होती है, समटाइम टेंजेंशियल भी होती है, यानी टेंजेंट टू द सरफेस भी लग रही होती है। तो ये प्रेशर और स्ट्रेस का डिफरेंस भी है। अच्छा, उसके साथ है स्ट्रेस की तीन किस्में सुनेंगे। एक है टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, स्ट्रेस में काज अ चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। When a stress changes length, it is called tensile stress. When it changes the volume, it is called volumetric stress. When it changes the shape, it is called the shear stress. अब इसमें अगर स्ट्रेस लंबाई को चेंज कर दे, लेंथ को बढ़ा दे, तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ टेंसाइल के हवाले से, जब एडिशनल बता रहा हूँ गौर से सुनेंगे, कि टेंसाइल स्ट्रेस में स्ट्रेस लेंथ को बढ़ा देती है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो भी इसी की एक किस्म है, उसमें लेंथ को कम कर दिया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूम को चेंज करती है, और शेयर स्ट्रेस शेप को, यानी बॉडी को किसी एंगल के ऊपर मोड़ देती है, उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है? हम कहते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर द अप्लाइड स्ट्रेस। स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस की वजह से पैदा होने वाली जो डिफॉर्मेशन है उसकी पैमाइश है, और इसको हम लिखते कैसे हैं? तीन इसकी किस्में हैं। एक है टेंसाइल स्ट्रेन, ये जो लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेन, ये बराबर है द रेशो बिटवीन चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। और एक होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको हम डिफाइन करते हैं द रेशो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बाद लोग इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कंप्रेसिव स्ट्रेन लिखते हैं। अक्सर बुक्स में वो जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो कहा गया है कि ये टेंसाइल की ही एक किस्म है, और टेंसाइल स्ट्रेन के अंदर लेंथ में इजाफा होता है, यानी ये हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो चेंज इन लेंथ मीन इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होती है उसमें लिखा जाता है डिक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब उसके बाद जो है ये देखें, यही लिखा हुआ इफ इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इट इज टर्म्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, टेंसाइल स्ट्रेन में लेंथ में इंक्रीज आता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेन में लेंथ में डिक्रीज आता है, सिर्फ यही फर्क है। उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक, मैंने बता दिया द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, अब फर्ज करें ये एक ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इस ब्लॉक को हम यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स इसकी इस अपर फेस पे। तो ये फोर्स लगाकर हम इसको इस तरफ खींचते हैं, ये वाली फोर्स लगाकर हम इसको इधर खींचते हैं। नतीजतन ये जो सरफेस है इसकी बाउंड्री यहाँ पर थी, आप देख सकते हैं कि ये मूव करके यहाँ पर आ गई। अब इसने कितना एंगल कवर किया ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये इतने एंगल के ऊपर बॉडी मुड़ गई, इसकी शेप के अंदर इतने एंगल पे चेंज आ गया। अगर आप इस सिर्फ ट्राइंगल को फोकस करें, ये जो ट्राइंगल मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये वाली ट्राइंगल,
इसको ये ग्रीन कलर से, ये शायद ब्लू ब्लू कलर से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये वाली ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल जो है जिसको ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेनियस थी। हाइपोटेनियस साइड से जिस साइड का एंगल बनता है उसको बेस कहते हैं। तो ये वाली साइड जिस पे मैं एरो से शो कर रहा हूँ, ये हमारा बेस है। और ये जो साइड है, इस साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। हम करना क्या चाहते हैं इस डिस्कशन में, हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये बॉडी कितने एंगल के ऊपर बेंड हुई है। तो हम इसका एंगल फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि एंगुलर डिफॉर्मेशन को ही शेयर स्ट्रेन कहते हैं। तो शेयर स्ट्रेन की डेफिनेशन लिख लें। द एंगुलर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। द एंगुलर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। कि कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर पैदा हुई है, उसी को हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं। और ये एंगल फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर ये अच्छा, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, ये आपके सामने। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ये आप देख रहे होंगे, ये डेल ए के बराबर है परपेंडिकुलर। और जो बेस है उसकी वैल्यू ए के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैं इधर लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बराबर होता है, ये लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बराबर है tan थीटा के। और परपेंडिकुलर की जगह पर हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। क्या वैल्यू है परपेंडिकुलर की? डेल ए। तो हम ये भी लिख, और बेस की वैल्यू क्या है? ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल ए डिवाइडेड बाय ए ये बराबर है tan थीटा के। तो ये देखें, इसमें इसको हम ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डेल ए और बेस ए परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा के बराबर है। इस ट्राइंगल को हमने लिया जो यहाँ से आई है, और शेयर स्ट्रेन को हम गैमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल ए ओवर ए जो है इसको हमने क्या दिया कि ये tan थीटा है। स्मॉल एंगल पे अगर आप कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे 10.2 जो है उसका आंसर भी 0.2 आएगा। 10.3 उसके आपके पास आंसर भी 0.3 आएगा। कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना तो आपको आता होगा। ये 10 अगर आप लिखते हैं 0.2 तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा 0.2। तो ये हमारे पास इसी तरह 10.3 लिखते हैं तो आंसर भी 0.3 आ जाएगा। छोटे एंगल पे हम tan थीटा की जगह पर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है थीटा के, जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किया। कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करें, फिर ये फाइंड करके देख लें, अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आ जाएगा। तो ये गैमा वैसे ही लिखा, tan थीटा की जगह पर हमने थीटा लिख दिया। तो हम छोटा एंगल की कंडीशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? देखें, जब हम किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा एंगल पर ट्विस्ट कर देंगे फिर तो उसके अंदर टेम्परेरी डिफॉर्मेशन जो है प्रोड्यूस होने की बजाय परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब इलास्टिक कांस्टेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रेशो है, द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड The ratio between stress and strain is called modulus of elasticity. ये modulus of elasticity है, it is the ratio between stress and strain. अच्छा, अब इसकी तीन किस्में हैं modulus of elasticity की। एक है यंग्स मॉडुलस, एक है बल्क मॉडुलस, एक है शेयर मॉडुलस।
पहले हम यंग्स मॉडुलस को डिस्कस कर लेते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या है? यंग्स मॉडुलस को डिफाइन इस तरह करते हैं, द रेशो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस को F ओवर A और टेंसाइल स्ट्रेन को डेल L ओवर L से मेंशन किया, तो यंग्स मॉडुलस। द रेशो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। और उसके बाद जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं बल्क मॉडुलस को। बल्क मॉडुलस को बल्क यंग्स का वाई, आमतौर पे इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आमतौर पे समटाइम ई से भी लिख देते हैं। तो बल्क मॉडुलस, बल्क का आप जहन में रख लें के, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और द रेशियो बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। द रेशियो बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, उसके बाद है शेयर मॉडुलस। इसको शेयर मॉडुलस में चूंकि एंगुलर डिफॉर्मेशन पैदा होती है, तो एंगुलर का जी जहन में रख लें, याद रखने के लिए इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। शेयर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये है, द रेशियो बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन हमने पढ़ा था tan थीटा के बराबर आई थी, ये हमने यहाँ पे लिखा है शेयर स्ट्रेन के बारे में कि ये शेयर स्ट्रेन जो है गैमा, ये बराबर आया था tan थीटा। तो द रेशियो बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। और इसमें यहाँ पर याद रखिएगा, जो लिक्विड्स और गैसेस हैं, फ्लूइड्स के लिए मॉडुलस ऑफ जो ये यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस की वैल्यू ज़ीरो होती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस या फ्लूइड्स कह लें, लिक्विड्स और गैसेस या फ्लूइड्स के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कौन से वाला? यंग्स मॉडुलस। और उसके साथ जो है वो शेयर मॉडुलस, इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो होती हैं। तो जो फ्लूइड्स हैं वो सिर्फ एक मॉडुलस एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, और वो कौन सा है? वो बल्क मॉडुलस है। लिक्विड्स और गैसेस के लिए यंग्स और शेयर मॉडुलस की वैल्यू ज़ीरो होती है, ये लाइन लिख लेंगे। अच्छा, समटाइम वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक गिवन देकर कंडीशंस, तो स्टील पूछ लेता है, रबड़ पूछ लेता है। और तो याद रखें, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। स्टील रबड़ के मुकाबले में ज़्यादा इलास्टिक है। और जो है ये जो क्यों ज़्यादा इलास्टिक है? फ़र्ज़ करें एक वायर आप लेते हैं स्टील की, उतनी थिकनेस की एक रबड़ ले लेते हैं, दोनों पे सेम फोर्स लगाते हैं, तो चेंज इन लेंथ जो स्टील के अंदर है बहुत कम आएगी। और अगर डेल एल बहुत कम तो वाई बहुत ज़्यादा। मॉडुलस ऑफ किसी चीज़, किसी बॉडी की जो इलास्टिसिटी है उसके मॉडुलस से चेक की जाती है। जितना मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा उतना ज़्यादा इलास्टिक समझा जाता है। रबड़ को अगर आप खींचते हैं तो उसके अंदर चेंज इन लेंथ, उसकी लेंथ में इजाफा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर डेल एल बहुत ज़्यादा तो ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा, अगर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तो ये वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत कम। तो इसलिए रबड़ में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है और स्टील में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं स्टील इज़ मोर इलास्टिक। उसके बाद जो परफेक्टली रिजिड बॉडी है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होता है। क्यों? ये बात भी लिख लेंगे। फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बिकम्स इन्फिनिटी। वाई? देखें, अगर एक बॉडी बहुत ही हार्ड है, रिजिड है, तो जब हम उसका डेल एल चेंज, उसकी लेंथ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज ही नहीं होगी। चेंज इन लेंथ ज़ीरो। अगर समथिंग ओवर ज़ीरो आ जाए तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्फिनिटी बन जाएगा। इसके साथ जो है एक पॉइंट और आपने लिखना है, और वो ये है कि आपने जी आइडियल रिजिड बॉडी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने लिख देना है कि वो इन्फिनिटी होता है। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट और है। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो इसके रेलेवेंट पॉइंट आज के लिए इतने काफ़ी हैं। और इसके साथ इस चैप्टर के जो है वो मैंने MCQs के लिहाज से भी लेक्चर बनाए हुए हैं, MD कैट के लिहाज से बनाए थे, तो वो भी रिकॉर्डेड हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग इसका ये हिस्सा जो है वो बाद में वो भी जो है वो देख लेंगे। तो ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।